महाराष्ट्र के स्मॉल टाउन टसगांव में बालचंद्र गरवरे का बर्थ हुआ। परिवार कर्जे में आ गया। इसके कारण 6 स्टैंडर्ड के बाद बालचंद्र को स्कूल छोड़ देना पड़ा। मार्केट क्रैश हो रहे थे, कंपनीज बंद हो रही थी और उन्होंने स्ट्रगलिंग लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस को एक्वायर करना स्टार्ट किया। उन्होंने सिर्फ इस इमीडिएट नीड को फुलफिल ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में एक लॉन्ग टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आइडेंटिफाई किया। 1980s में उन्होंने एक बोल्ड मूव किया और अमेरिकन पार्टनर से कंपनी बायबैक कर ली। प्रीमियम मार्केट जैसे कि नॉर्वे, कनाडा, चिली, स्कॉटलैंड और यूएसए इनके मेजर कस्टमर बन गए हैं। 1971 में अब्बा साहब को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नॉर्वे के कोल्ड वाटर्स में आज एक इंडियन कंपनी के स्पेशल नेट से दुनिया की मोस्ट डिमांडेड फिश सैल्मन को प्रोटेक्ट किया जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस कंपनी की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति ने की थी जिसने 6th क्लास के बाद स्कूल छोड़ दिया था। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे बिजनेसमैन की स्टोरी जिसने मल्टी करोड़ एम्पायर बिल्ड किया, लेकिन इसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। ये है इंडियाज मोस्ट अंडररेटेड फाउंडर डॉक्टर अब्बा साहब गरवरे की कहानी। दिसंबर 1903 में महाराष्ट्र के स्मॉल टाउन टसगांव में बालचंद्र गरवरे का बर्थ हुआ। अनफॉर्चुनेटली उनकी अर्ली लाइफ थोड़ी टफ थी, क्योंकि उनके फादर ने एक बैड फाइनेंशियल डिसीजन लिया जिससे पूरा परिवार कर्जे में आ गया। इसके कारण 6 स्टैंडर्ड के बाद बालचंद्र को स्कूल छोड़ देना पड़ा। आज अगर कोई कॉलेज ड्रॉप आउट होता है तो लोग उसे स्टीव जॉब के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन 1910 में 6 स्टैंडर्ड के ड्रॉप आउट के करियर ऑप्शंस ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट थे। अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बालचंद्र ने मुंबई जाने का डिसीजन लिया। उन दिनों मुंबई, या तब जिसे बॉम्बे कहते थे, अपॉर्चुनिटीज का हब था, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही टफ था। यंग बालचंद्र के पास ना ही कनेक्शंस थे, ना एजुकेशन, ना ही पैसे, बट उनके पास थी डिटर्मिनेशन और विलिंगनेस टू वर्क हार्ड। मुंबई में उन दिनों कई छोटे मोटे काम किए, शॉप असिस्टेंट, क्लर्क, डेली वेजेस जॉब। हर जॉब से कुछ सीखा, कॉन्टैक्ट्स बनाए और बिजनेस की बारीक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया। 1920s की शुरुआत में बालचंद्र ने एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड नोटिस किया। इंडिया में नए नए ऑटोमोबाइल्स इंट्रोड्यूस हो रहे थे और एक इमर्जिंग मार्केट क्रिएट हो रहा था। वेल्दी लोग कार्स तो इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ साल बाद उसे बेच देते थे। यहाँ बालचंद्र को एक अपॉर्चुनिटी दिखी। उन्होंने मुंबई के गिरगांव एरिया में डेक्कन मोटर एजेंसी नाम से एक छोटा बिजनेस स्टार्ट किया। ये बिजनेस यूज्ड कार की बाइंग, सेलिंग और मेंटेनेंस पर फोकस था। शुरुआत छोटी थी, लेकिन बालचंद्र की मेहनत और मार्केट की अंडरस्टैंडिंग की वजह से बिजनेस ग्रो हुआ। इस बिजनेस से बालचंद्र को सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं मिला, बल्कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिजनेस कनेक्शन भी मिले। उनकी कस्टमर लिस्ट में वेल्डी इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस ओनर्स और इन्फ्लुएंशियल लोग शामिल होने लगे। इन कनेक्शन ने उनके फ्यूचर वेंचर्स में बहुत मदद की। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन शुरू हुआ और 1930 तक इसका असर पूरे दुनिया में दिख रहा था। मार्केट क्रैश हो रहे थे, कंपनीज बंद हो रही थी और लोग इन्वेस्टमेंट से दूर भाग रहे थे। और इस माहौल में मोस्ट बिजनेसमैन कंजर्वेटिव अप्रोच ले रहे थे, लेकिन बालचंद्र ने इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलने का डिसीजन लिया। 1933 में जब उनकी ऑटोमोबाइल बिजनेस स्टेबल हो गई, उन्होंने लंदन जाने का एक बोल्ड स्टेप लिया। वहां उन्होंने ऑब्जर्व किया कि रिसेशन की वजह से कई प्रॉमिसिंग कंपनियां बहुत कम प्राइस पर अवेलेबल थी। जहां दूसरे लोग क्राइसिस देख रहे थे, वहां बालचंद्र ने बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने स्ट्रगलिंग लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस को एक्वायर करना स्टार्ट किया। ये सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं था, ये एक विजन था। इस समय पर बालचंद्र ग्रेजुअली लोगों का रिस्पेक्ट गेन कर रहे थे और लोग उन्हें अब्बा साहब गरवरे के नाम से जानने लगे। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ और इंडिया इसमें इन्वॉल्व हो गया। वॉर ने कई सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया और कई जरूरी चीजों पर शॉर्टेज हो गई, लेकिन इस क्राइसिस में एक विजनरी लीडर अपॉर्चुनिटी को देखता है। इंडियन नेवी को प्लास्टिक बटन्स की अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि उनके ट्रेडिशनल मटेरियल्स अवेलेबल नहीं थे। अब्बा साहब तक ये रिक्वायरमेंट पहुंची
उन्होंने सिर्फ इस इमीडिएट नीड को फुलफिल ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में एक लॉन्ग टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आइडेंटिफाई किया। अब्बास साहिब ने ये रियलाइज किया कि प्लास्टिक और सिंथेटिक मटेरियल फ्यूचर में ट्रेडिशनल मटेरियल्स को रिप्लेस करेंगे। ये विजन उन दिनों रेवोल्यूशनरी था जब ज्यादातर लोग ट्रेडिशनल मटेरियल्स पर डिपेंड कर रहे थे। उन्होंने मटेरियल टेक्नोलॉजी को डीपली स्टडी करना शुरू कर दिया। रिसर्च के बाद अब्बास साहब ने फोकस किया नायलॉन यार्न, सिंथेटिक रोप्स और फिशिंग नेट्स पर। ये प्रोडक्ट्स नहीं थे, ये एक रेवोल्यूशन था। ट्रेडिशनल फिशिंग नेट कॉटन या जूट से बनती थी जो हैवी, एक्सपेंसिव और कम ड्यूरेबल थे। सिंथेटिक नेट ने पूरे फिशिंग इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया। इंडियन फिशरमैन जो पहले लिमिटेड कैच के साथ स्ट्रगल करते थे, अब सिंथेटिक नेट की हेल्प से ज्यादा मछलियां पकड़ सकते थे। नेट्स लाइट वेट थे, मेंटेनेंस कम थी और ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। इस इनोवेशन ने ना ही सिर्फ फिशिंग इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म किया, बल्कि कोस्टल कम्युनिटीज की इकोनॉमिक्स को भी बदल दिया। इस सक्सेस ने अब्बास साहब को एनकरेज किया कि वो सिंथेटिक मटेरियल्स में और इन्वेस्ट करे। उन्होंने डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज डेवलप की, R&D पर फोकस किया और ग्रेजुअली मार्केट लीडर बन गए। 1976 तक अब्बास साहिब ने ये रियलाइज किया कि ग्लोबल एक्सपांशन के लिए इंटरनेशनल एक्सपर्टीज जरूरी है। उन्होंने अमेरिकन कंपनी वॉल रोप वर्क्स के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश की और गर्वरे वॉल रोप लिमिटेड लॉन्च किया। शुरुआत में कंपनी का फोकस इंडियन फिशिंग इंडस्ट्री के लिए हाई क्वालिटी सिंथेटिक रोप्स बनाना था। पार्टनरशिप से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हुए और गर्वरे प्रोडक्ट्स की रेपुटेशन बिल्ड हुई। लेकिन कुछ साल बाद अब्बास साहब ने मार्केट कंडीशंस को और कंपनी के पोटेंशियल का असेसमेंट किया। उन्होंने ये रियलाइज किया कि ग्लोबल लीडर बनने के लिए कंपनी को कंप्लीटली इंडियन ओनरशिप और इंडियन विजन चाहिए। 1980s में उन्होंने एक बोल्ड मूव किया और अमेरिकन पार्टनर से कंपनी बायबैक कर ली। इनिशियल ईयर्स में चैलेंजेस थे। कंपनी बेसिक प्रोडक्ट पर फोकस कर रही थी, सिंपल रोप्स और नेट्स जो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बहुत डिफरेंट नहीं थे। कंपटीशन भी टफ था, स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जिसमें प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत कम हो रहे थे और ग्रोथ भी बहुत स्टैग्नेंट थी। कंपनी के सामने एक क्रिटिकल मोमेंट था, सेल्स डिक्लाइन हो रही थी और प्रॉफिट्स श्रिंक हो रहे थे। टिपिकली यही वो पॉइंट है जहां मोस्ट फैमिली बिजनेस इवॉल्व करने में फेल हो जाती है। लेकिन गर्वरे फैमिली डिफरेंट थी। गर्वरे परिवार ने एक कंप्लीट बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन का डिसीजन लिया। बेसिक कमोडिटीज में कम्पीट करने के बजाय उन्होंने हाई वैल्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पर शिफ्ट करने का फैसला किया। कंपनी ने एक फिलॉसफी अडॉप्ट की, हम सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस अप्रोच का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है नॉर्वे का सैल्मन फार्मिंग इंडस्ट्री। ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है, लेकिन इसके सामने बहुत सीरियस चैलेंजेस थे। सी लाइस पैरासाइट्स वैल्यूएबल फिश को डैमेज करते थे और प्रेडिएटर्स जैसे सी लायंस नेट को तोड़कर एक्सपेंसिव सैल्मन को खा जाते थे। गार्वरे ने एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद X12 लाइस शील्ड डेवलप किया, दुनिया का सबसे पहला नेट जिसमें इनबिल्ट टेक्नोलॉजी थी जो हार्मफुल केमिकल्स यूज किए बिना सी लाइस इन्फेस्टेशंस को प्रिवेंट करती थी। साथ ही उन्होंने सफायर X18 क्रिएट किया, इतनी स्ट्रॉन्ग नेट कि सी लायंस इसे तोड़ भी नहीं सकते थे। 2011 के बाद कंपनी ने R&D में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किए, मल्टीपल पेटेंट फाइल किए और इनोवेशन को कंपनी कल्चर का सेंट्रल पार्ट बना दिया। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने उन्हें बेसिक रोप मैन्युफैक्चरर से वर्ल्ड क्लास टेक्निकल टेक्सटाइल इनोवेटर्स में कन्वर्ट कर दिया। आज गर्वरे टेक्निकल फाइबर की प्रेजेंस दुनिया में 75 से भी ज्यादा कंट्रीज में है। प्रीमियम मार्केट जैसे कि नॉर्वे, कनाडा, चिली, स्कॉटलैंड और USA इनके मेजर कस्टमर बन गए हैं। और प्रोडक्ट रेंज, इनके पास अब 20,000 से भी ज्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। फिशिंग और एक्वाकल्चर से लेकर स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर और जियो सिंथेटिक तक उन्होंने अपना न्यूमरस इंडस्ट्री के लिए स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशन डेवलप किए हैं। हर प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक चैलेंज को एड्रेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनके नंबर्स इनकी सक्सेस स्टोरी को क्लियरली बताते हैं। 2022 तक कंपनी का टर्नओवर 1100 करोड़ क्रॉस कर गया। सबसे ज्यादा इंप्रेसिव बात यह है कि इनके रेवेन्यू का 70% वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से आता है। उन्होंने सक्सेसफुल कमोडिटी बिजनेस से प्रीमियम सोल्यूशन प्रोवाइडर में ट्रांजिशन किया है। लेकिन अब्बास साहिब गर्वरे का विजन सिर्फ बिजनेस एम्पायर बिल्ड करना नहीं था,
उनका स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि वेल्थ का यूज सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए होना चाहिए। उनके लिए वेल्थ क्रिएट करना एक एंड गोल नहीं था, बल्कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने का एक मीडियम था। उन्होंने अपने अर्निंग्स का सिग्निफिकेंट पोर्शन एजुकेशन और हेल्थ केयर में इन्वेस्ट किया। आज यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे का गर्वरे इंस्टीट्यूट, अब्बा साहेब गर्वरे कॉलेज और न्यूमेरस अदर इंस्टीट्यूशन हर साल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स की लाइफ्स को पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज करते हुए 1971 में अब्बा साहेब को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और बाद में 1989 में उन्हें उद्योग रत्न अवार्ड मिला और पुणे यूनिवर्सिटी से उन्हें ऑनररी डॉक्टरेट से नवाजा गया। 2004 में इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी मेमोरी में एक स्पेशल पोस्टल स्टैम्प भी इशू किया। आज अब्बा साहेब के ग्रैंडसन वायु गर्वरे कंपनी को लीड कर रहे हैं। वो अपने ग्रैंडफादर के एस्टैब्लिश विजन, इनोवेशन, क्वालिटी और ग्लोबल एक्सेलेंस को आगे बढ़ा रहे हैं। कंपनी कंटिन्यूअसली न्यू माइलस्टोन्स अचीव कर रही है। 2023 में इसे टॉप 25 बेस्ट वर्क प्लेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में रिकॉग्नाइज किया गया। 2025 में उन्होंने यूके में होली ओन सब्सिडरी लॉन्च करके अपनी ग्लोबल फुटप्रिंट एक्सपांड की। इम्प्रेसिव बात यह है कि प्लास्टिक इंडस्ट्री में होने के बावजूद कंपनी ने सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटी बनाई है। रिसाइकलेबल मटेरियल्स और एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेसेस डेवलप किए, जो बिजनेस अप्रोच में फॉरवर्ड थिंकिंग दर्शाता है। तो डॉक्टर अब्बा साहेब गर्वरे की स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि सक्सेस के लिए फैंसी डिग्रीज या फैमिली वेल्थ जरूरी नहीं। जो ट्रूली इंपॉर्टेंट है वो है विजन, रेसिलियंस और चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में अडेप्ट करने की एबिलिटी। जब आप नॉर्वे में वैल्यूएबल सैल्मन को प्रोटेक्ट करते हुए गर्वरे नेट्स को देखो, तो ये ज़रूर याद रखना कि ये एक इनक्रेडिबल जर्नी का रिजल्ट है। 6 क्लास ड्रॉप आउट से लेकर ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर तक का सफर, जिसने मल्टीपल इंडस्ट्री को चेंज किया। डॉक्टर अब्बा साहेब गर्वरे इंडिया के मोस्ट अंडररेटेड फाउंडर में से एक है, लेकिन उनका इम्पैक्ट आज भी हमारी इकोनॉमी को शेप कर रहा है और नए एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर कर रहा है। अगर इस स्टोरी ने आपको ट्रूली इंस्पायर किया है तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में मुझे बताओ कि और कौन से हिडन बिजनेस लेजेंड के बारे में आप जानना चाहते हो। तब तक अलविदा, आपको मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ।